Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the second question related to pricing and the question is factors affecting to the pricing decision. यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी मार्केटर जब प्राइस डिसाइड करते हैं तो उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद में मार्केटर जो है प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स विच आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिनका प्राइस डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और एक्सटर्नल फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं और जिसका प्राइस डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरनल फैक्टर्स के बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला इंटरनल फैक्टर है कॉस्ट। नाउ कॉस्ट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो प्राइस को अफेक्ट करता है। मार्केटर जब भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं तो उनको वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का कॉस्ट जो होता है वो देखना पड़ता है। नाउ कॉस्ट जो होता है वो फिक्स कॉस्ट भी हो सकता है या वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो आपने अकाउंट्स पे पढ़ा है कि फिक्स कॉस्ट मतलब जैसे रेंट होता है, कि भले ही आपका प्रोडक्शन हो या नहीं हो, रेंट जो होता है वो पे करना ही पड़ता है। तो ऐसे कुछ फिक्स कॉस्ट होते हैं और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, तो जितना प्रोडक्शन रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा। सो ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, कम प्रोडक्शन तो कम रॉ मटेरियल लगेगा। सो उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, जो चेंज होते रहता है। तो इस तरीके से कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। कंपनी जो होते हैं वो प्राइस के थ्रू अपने दोनों भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे कैसे होता है कि अगर सपोज कॉस्ट जो होता है वो हाई होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा होगी, बिकॉज कोई भी मार्केटर लॉस में प्रोडक्ट को बेचेगा नहीं। जैसे कि कॉस्ट अगर सपोज 10 रुपीज है, तो मार्केटर वो गुड्स को 10 रुपीज में या 9 रुपीज में या 8 रुपीज में नहीं सेल करेंगे। मार्केटर्स क्या करेंगे, 10 के ऊपर ही वो प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे। तो जब कॉस्ट ज्यादा होता है तो डेफिनेटली प्राइस भी ज्यादा होगा, और अगर कॉस्ट कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। तो इस हिसाब से कॉस्ट जो होता है प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। मतलब कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है डिपेंड करती है, और इसके लिए हर एक मार्केटर आजकल कॉस्ट जो है वो कम रखने की कोशिश करते हैं। और ये जमाना जो है वो कॉस्ट कटिंग का जमाना है, जहां पे आप लोग देखते हो कि बहुत सारे कंपनी जो होते हैं वहां पे एक्स्ट्रा एम्प्लॉय जो होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, या रॉ मटेरियल के ऊपर मार्केटर जो है वो कॉस्ट सेव करने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग तरीके से मार्केटर यहाँ पे कॉस्ट कम करके अपना जो प्राइस है वो मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा है प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। नाउ जितना मार्केटर प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है उसके हिसाब से प्राइस जो होता है वो डिपेंड करता है। अगर सपोज मार्केटर को हायर प्रॉफिट चाहिए तो डेफिनेटली वो हायर प्राइस चार्ज करेंगे, और अगर सपोज कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, मार्केटर जो लो प्राइस चार्ज करेंगे, बिकॉज कंपटीशन में टिके रहने के लिए मार्केटर ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर कंपटीशन है और मार्केटर ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो सारे कस्टमर जो है वो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे जो उनको लो प्राइस में गुड्स अवेलेबल करके दे रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना मार्केटर एक्सपेक्ट करते हैं उसके ऊपर भी प्राइस डिसाइड होता है। देन थर्ड फैक्टर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज कंपनी को हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब उनको अपने कैपिटल के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो डेफिनेटली दे विल चार्ज हाई प्राइस। पर अगर सपोज कंपनी को मास मार्केटिंग करना है या मार्केट को कैप्चर करना है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि कंपनी को कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, लो प्राइस रखेगी। बिकॉज लो प्राइस होगा तो मैक्सिमम कस्टमर जो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, और कंपनी का जो मास मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है या लार्ज मार्केट को कैप्चर करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो सकता है। सो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना या हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनका ऑब्जेक्टिव होगा तो प्राइस ज्यादा होगा, और अगर मास मार्केटिंग करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो प्राइस विल बी लेस। फोर्थ इंटरनल फैक्टर इज प्रोडक्ट। ना यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। अभी प्रोडक्ट के कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, फिर प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट को परचेस करने की कस्टमर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके ऊपर जो होता है प्राइस डिपेंड करता है। जैसे कि अगर सपोज प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का है, तो मार्केटर क्या करेंगे, हाई प्राइस चार्ज करेंगे। सुपीरियर क्वालिटी मतलब क्या, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसके अंदर बहुत अच्छा रॉ मटेरियल यूज किया है, तो डेफिनेटली प्राइस जो होगा वो ज्यादा होगा। देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर सपोज ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, प्राइस जो होगा थोड़ा ज्यादा होगा। और अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट होंगे तो कंपैरेटिवली उनका प्राइस जो होता है थोड़ा कम होता है। एफएमसीजी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स।
मतलब जैसे सोप हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, जो डेली हम लोग घर में यूज करने वाले प्रोडक्ट होते हैं उसको एफएमसीजी बोला जाता है। तो इस तरीके से सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो प्राइस ज्यादा होता है, इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स होगा तो प्राइस कम होता है। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होंगे तो प्राइस ज्यादा होता है, एफएमसीजी का प्राइस जो होता है थोड़ा कम होता है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट परचेस के ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। अगर सपोज कस्टमर बार बार प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं तो शायद तक मार्केटर उनको कम प्राइस चार्ज करेंगे, लेकिन अगर सपोज कस्टमर कभी कभार प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं तो मार्केटर उनको ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। तो इस हिसाब से प्रोडक्ट के ऊपर भी प्राइस जो होता है वो डिपेंड करता है, जिसमें प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, फिर प्रोडक्ट की परचेस करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब कंसिडर करके फिर मार्केटर प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट का इंप्रेशन कैसा है, सो उसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। अगर सपोज कोई भी प्रोडक्ट है उसका ब्रांड इमेज काफी अच्छा है तो डेफिनेटली मार्केटर्स वहां पे क्या करेंगे, हाई प्राइस चार्ज करेंगे, बिकॉज कस्टमर के माइंड में इमेज पॉजिटिव है और कस्टमर और प्रोडक्ट को डेफिनेटली परचेस करेंगे तो मार्केटर वहां पे फिर क्या करेंगे, हाई प्राइस चार्ज करेंगे। पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं होती है तो मार्केटर वहां पे फिर क्या करेंगे, लो प्राइस चार्ज करके कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। तो काफी सारे जो डेली हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसके मार्केटर्स बहुत एफर्ट करते हैं और कस्टमर के माइंड में एक इमेज बनाते हैं और उसकी वजह से वो मार्केटर्स ज्यादा प्राइस कस्टमर को चार्ज कर पाते हैं। देन नेक्स्ट फैक्टर इज प्रमोशन कॉस्ट। प्रमोशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने का कितना खर्चा होता है। तो प्रमोशन में मार्केटर एडवर्टाइजिंग करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, सेल्स प्रमोशंस वगैरह करते हैं, पब्लिक रिलेशन करते हैं। तो जितना ज्यादा हाई प्रमोशन होगा उतना प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है, बिकॉज जितना भी खर्चा मार्केटर प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं वो सारा खर्चा जो होता है वो प्राइस के अंदर ऐड होता है और कस्टमर के पास से लिया जाता है। सो अगर मार्केटर ज्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, होर्डिंग पे, सब जगह पे मार्केटर एडवर्टाइजिंग करते हैं तो ऑब्वियसली जो एडवर्टाइजिंग किया उसका खर्चा जो होगा प्राइस में ऐड होगा। पर्सनल सेलिंग अगर मार्केटर बहुत ज्यादा करते हैं जहां पे सेल्समैन जो उनको ज्यादा कमीशन दिया जाता है तो ऑब्वियसली वो सेल्समैन का कमीशन जो प्राइस के अंदर ऐड होगा। फिर कंपनी सेल्स प्रमोशन करती है जिसमें फ्री गिफ्ट्स वगैरह देती है, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह देती है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी देती है, तो वो भी सारा खर्चा जो होता है प्राइस के अंदर ऐड हो सकता है। सो इस तरीके से कंपनी जिस भी तरीके से प्रमोशन करती है वो प्रमोशन का सारा खर्चा जो है वो कंपनी क्या करती है, सेलिंग प्राइस में ऐड करती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस जो है बढ़ेगा। पर कुछ मार्केटर ऐसे होते हैं जो प्रमोशन पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि ज्यादा प्रमोशन करने के बावजूद भी कुछ होने वाला नहीं है, और उसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि ज्यादा प्रमोशन करेंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो उससे अच्छा वो लोग क्या करते हैं, कम से कम प्रमोशन करके कस्टमर को कम प्राइस में प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। तो प्रमोशन ज्यादा होगा तो प्राइस जो है वो ज्यादा होगा, प्रमोशन कम होगा तो प्राइस जो है वो कम होगा। सो प्रमोशन कॉस्ट के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने इसी मॉड्यूल के अंदर पढ़ा था कि हर एक प्रोडक्ट जो होता है उसका एक लाइफ साइकिल होता है, जिसमें प्रोडक्ट अलग अलग स्टेजेस में से जाता है, जिसमें ब्रॉडली 4 स्टेजेस होते हैं: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। सो अलग अलग स्टेज पे यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्राइस चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि अगर सपोज प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, मतलब प्रोडक्ट अगर यहाँ पे इस स्टेज पे है जहाँ पे न्यूली प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है, तो मार्केटर यहाँ पे या तो मोर प्राइस चार्ज कर सकते हैं या तो लेस प्राइस चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटर। कुछ मार्केटर जो है वो इनिशियली ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। कुछ मार्केटर जो इनिशियली मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, कस्टमर को हैप्पी करना चाहते हैं तो वो लेस प्राइस चार्ज करेंगे। तो डिपेंड कि मार्केटर का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन स्टेज में प्राइस जो है वो हाई या लो चार्ज किया जा सकता है। सेम तरीके से जब ग्रोथ स्टेज होता है तो ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि मार्केटर को यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मतलब क्या, ग्रोथ स्टेज है तो सेल ज्यादा हो रहा है, और सेल ज्यादा होगा तो मार्केटर ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, और ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करने की वजह से उनको डिस्काउंट मिलता है। तो वो डिस्काउंट का कुछ हिस्सा वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर को पास ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मार्केटर क्या कर सकते हैं, लो प्राइस चार्ज कर सकते हैं, मतलब जितना पहले प्रोडक्ट का प्राइस था उससे वो थोड़ा प्राइस यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मार्केटर को मिलता है, इसके लिए मार्केटर यहाँ पे प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखना ये स्टेज के अंदर प्राइस जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज ये स्टेज में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, और कंपटीशन में अगर ज्यादा प्राइस मार्केटर चार्ज करेंगे तो कस्टमर जो है वो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे, आपके पास से प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे बिकॉज आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है।
तो ग्रोथ स्टेज में मार्केटर क्या कर सकते हैं, कस्टमर को लेस प्राइस में प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फिर बाद में स्टेज में मार्केटर क्या करेंगे, जितना प्राइस है उतना ही प्राइस रखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये ऐसा स्टेज है कि इसके अंदर कंपनी का सेल और बढ़ने वाला नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट कंपनी का सेल जो स्टैग्नेंट होता है, मतलब इसके ऊपर कंपनी का सेल बढ़ता नहीं है, इसके लिए कंपनी है उतना प्राइस ही रखेगी। अगेन डिक्लाइन स्टेज में भी कंपनी क्या करेंगे, जितना प्राइस है उतना ही मेंटेन रखेंगे, बिकॉज डिक्लाइन स्टेज में ऑलरेडी प्रोडक्ट का जो सेल है वो बहुत ही कम होते जा रहा है। उसमें अगर कंपनी डिस्काउंट देगी तो कंपनी को लॉस होगा, तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे भी सेम प्राइस रखेगी। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में मार्केटर या तो हाई प्राइस या लो प्राइस चार्ज कर सकते हैं उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ग्रोथ स्टेज में मार्केटर प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर मैच्योरिटी स्टेज में और डिक्लाइन स्टेज में मार्केटर क्या करेंगे, सेम प्राइस को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस होते हैं वहां पे अलग अलग तरीके से मार्केटर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। एंड द लास्ट इंटरनल फैक्टर इज क्रेडिट पॉलिसी। नाउ क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि उधारी में जो गुड्स दिए जाते हैं उसको क्रेडिट बोला जाता है। तो मार्केटर की क्रेडिटर पॉलिसी क्या है, उसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। सपोज अगर कोई मार्केटर ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कस्टमर को ऑफर कर रहा है, मतलब क्या है कि मार्केटर जो है वो कस्टमर को क्रेडिट जो है वो ज्यादा समय के लिए दे रहा है, जैसे कि 5 महीने 6 महीने, मतलब गुड्स अभी परचेस करो और पेमेंट जो है 5 या 6 महीने के बाद में पे करो। तो जब ज्यादा क्रेडिट पीरियड दिया जाता है तो डेफिनेटली प्राइस जो होगा वो ज्यादा होगा, बिकॉज जब ज्यादा क्रेडिट पीरियड दिया जाता है तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। तो जहां पे रिस्क होता है वहां पे मार्केटर क्या कर सकते हैं, हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज क्रेडिट पीरियड अगर कम होगा, जैसे कि 15 दिन के बाद में पेमेंट करना है, 1 महीने के बाद पेमेंट करना है, तो उस केस में क्या होता है कि प्राइस जो होता है वो कम होता है, बिकॉज लेस क्रेडिट पीरियड में रिस्क भी लेस होता है। जैसे कि आप लोग कोई भी गुड्स परचेस करने के लिए जाते हो, तो अगर आप लोग कैश में गुड्स को परचेस करते हो तो आपको कम प्राइस में वो गुड्स मिलते हैं। और अगर क्रेडिट में गुड्स को आप परचेस करते हो, जैसे ईएमआई वगैरह हो गया या इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी पे आपने गुड्स को परचेस किया, तो आपको उसके लिए फिर ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, क्योंकि ईएमआई में क्या होता है, रिस्क होता है। कैश में कोई रिस्क नहीं होता है, इसके लिए मार्केटर क्या करते हैं, कैश में कम प्राइस में गुड्स को बेचते हैं, और क्रेडिट पीरियड जब होता है तभी वो ज्यादा प्राइस में गुड्स को बेचते हैं। तो इस हिसाब से क्रेडिट पॉलिसी भी जो होता है वो प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हमने देखे जो प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है डिमांड। तो ऑब्वियस है डिमांड के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। अगर सपोज किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड हाई होगा तो उसका प्राइस भी हाई होगा। जैसे कि हम लोग सीजनल गुड्स की एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे ही सीजन आता है वो गुड्स की प्राइस जो होती है बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ऑफ सीजन होता है गुड्स की प्राइस जो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड ज्यादा होती है, तो अम्ब्रेला जो होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर रेनी फुटवेयर जो होते हैं उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। पर जैसे रेनी सीजन कम कम होते जाते हैं आप देखोगे कि फुटवेयर की या अम्ब्रेला की प्राइस जो कम कम होते जा रही है। तो जो प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में होते हैं उसका प्राइस भी हाई होता है, और जो प्रोडक्ट कम डिमांड में होते हैं उसकी प्राइस जो होती है वो कम होती है। और जैसे मैंने आप लोगों को अम्ब्रेला रेनकोट का या फुटवेयर का वगैरह एग्जांपल दिया, सेम तरीके से आप लोग यहाँ पे होटल्स का भी एग्जांपल ले सकते हो कि जब भी वेकेशंस होते हैं तो होटल्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, तो उस समय पे वो लोग हाई प्राइस चार्ज करते हैं, और जब ऑफ सीजन होता है तो दे चार्ज लेस प्राइस। तो सीजनल प्रोडक्ट के केस में डिमांड के ऊपर जो होता है प्राइस डिपेंड करता है। देन सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर इज एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन। एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है। अगर मार्केट में कंपटीशन इंटेंस है, इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मतलब एक पर्टिकुलर मार्केटर के जैसे काफी सारे मार्केटर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं, तो उस केस में मार्केटर को क्या करना पड़ेगा, लो प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। पर अगर सपोज मार्केटर की मार्केट में मोनोपोली है, उनके जैसा प्रोडक्ट बेचने वाला दूसरा कोई नहीं है, सिंगल सेलर है या बहुत ही कम सेलर्स है, तो उस केस में मार्केटर्स क्या कर सकते हैं, हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कंपटीशन के ऊपर भी प्राइस डिसीजन डिपेंड करता है। कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्राइस कम होता है, कंपटीशन अगर कम होगा तो प्राइस जो होता है वो हायर होता है। देन थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर इज कंज्यूमर्स। नाउ कंज्यूमर रिलेटेड फैक्टर जो होते हैं वो भी प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। अभी कंज्यूमर रिलेटेड कौन से फैक्टर्स है, जैसे कंज्यूमर की परचेसिंग पावर, कंज्यूमर का बाइंग मोटिव, फिर कंज्यूमर की पर्सनालिटी ट्रेड्स, ये सब जो होता है वो प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। अगर सपोज कोई पर्टिकुलर कस्टमर जो है वो प्राइस सेंसिटिव है, ओके, तो वो लोग क्या करेंगे, हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट नहीं परचेस करेंगे, बिकॉज प्राइस सेंसिटिव कस्टमर जो है उनका परचेसिंग पावर जो होता है वो लो होता है। वो लोग को जरा भी प्रोडक्ट के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करना वो लोग स्टॉप कर देते हैं।
लेकिन अगर सपोज कस्टमर प्राइस सेंसिटिव नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। तो मार्केटर को ये फाइंड आउट करना है कि कस्टमर का परचेसिंग पावर कैसा है और कस्टमर जो प्राइस सेंसिटिव है या नहीं है। उसी के साथ साथ जब भी कस्टमर को कोई यूनिक या कोई हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मिल रहा है या फिर ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कस्टमर जो होते हैं वो लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं और वो हाई प्राइस में वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। बिकॉज वो प्रोडक्ट एकदम यूनिक है, उसका क्वालिटी काफी अच्छा है, वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, उसका सब्स्टिट्यूट कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कस्टमर्स क्या करेंगे, जो भी हाई प्राइस प्रोडक्ट है वो परचेस करेंगे। इस हिसाब से कंज्यूमर्स के कुछ फैक्टर्स के ऊपर प्राइस जो होता है डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का परचेसिंग पावर कितना है, कंज्यूमर का बाइंग मोटिव मतलब किस पर्पस से कस्टमर वो गुड्स को परचेस कर रहे हैं। जैसे कि दिवाली होती है या कोई फेस्टिवल होता है, तो बच्चों के लिए जो गुड्स परचेस किए जाते हैं उसके प्राइस आपको पता है ज्यादा होते हैं, लेकिन बिकॉज फेस्टिवल है और उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर के बाइंग मोटिव को अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से प्राइस जो है वो चार्ज किया है। या फिर अगर सपोज बर्थडे है, बर्थडे के जो गिफ्ट आइटम होते हैं या केक वगैरह होता है उसका प्राइस ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे उनका सेलिब्रेशन का मोटिव रहता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्राइस जो होता है वो ज्यादा चार्ज किया जा सकता है। उसी के साथ साथ कस्टमर का पर्सनालिटी ट्रेट, कस्टमर किस टाइप के हैं ना, कुछ कस्टमर जो होते हैं वो बार्गेन हंटर होते हैं, मतलब उनको बार्गेनिंग करना अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से मार्केटर यहाँ पे प्राइस चार्ज करेंगे। कुछ कस्टमर जो होते हैं वो इम्पल्स होते हैं, इम्पल्स मतलब उन्होंने टीवी पे प्रोडक्ट को देखा और मार्केट के में जाके उन्होंने परचेस किया, उन्होंने बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं किया। तो ऐसे भी पर्सनालिटी के लोग होते हैं, तो उनके हिसाब से प्राइस जो होता है यहाँ पे मार्केटर चार्ज कर सकते हैं। कंज्यूमर के परचेसिंग पावर, बाइंग मोटिव और पर्सनालिटी ट्रेट के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस डिसीजन जो है मार्केटर ले सकते हैं। उसमें आप प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स का एग्जांपल लिख सकते हो। देन फोर्थ फैक्टर इज इकोनॉमिक कंडीशन। नाउ इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी मार्केटर का प्राइसिंग डिसीजन जो होता है वो डिपेंड करता है। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर से जो प्राइस डिसाइड करते समय मार्केटर को कंसिडर करना पड़ता है। अब ये कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स है, तो जैसे रिसेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब फैक्टर्स को मार्केटर को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। बिकॉज ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और कंज्यूमर प्रेफरेंस को अफेक्ट करते हैं, और फिर ये फैक्टर को कंसिडर करके उसके हिसाब से मार्केटर जो प्राइस को डिसाइड करते हैं। जैसे कि सपोज रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन में क्या होता है कि कस्टमर के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो कस्टमर कम डिमांड करते हैं, तो उस केस में मार्केटर्स क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं और डिस्काउंट में प्रोडक्ट को बेच सकते हैं ताकि कस्टमर जो इन्फ्लुएंस होकर प्रोडक्ट को परचेस करे। तो इस हिसाब से रिसेशन में मार्केटर क्या करेंगे, थोड़े कम प्राइस में गुड्स को बेचेंगे जहां पे वो डिस्काउंट वगैरह कस्टमर को दे सकते हैं। फिर इन्फ्लेशन जब भी होता है, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, लेबर का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केटर क्या करेंगे, हाई प्राइस में गुड्स को बेचेंगे। बिकॉज मार्केटर को रॉ मटेरियल, लेबर जो है वो कॉस्टली मिल रहा है, तो मार्केटर भी क्या करेंगे, हाई प्राइस में गुड्स को बेचेंगे। देन इंटरेस्ट रेट। ना इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्राइस कैसे डिपेंड करता है ना, जो भी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल जो है वो बैंक के पास से लेते हैं। अगर सपोज कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी खर्चा मार्केटर अपने बिजनेस में करते हैं वो सारा जो खर्चा होता है वो प्राइस के अंदर ऐड किया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, प्लस कंज्यूमर परसेप्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्राइस जो होता है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। फिफ्थ फैक्टर इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मार्केटर क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में, राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर तक पहुंचाने में मार्केटर को हेल्प करते हैं। अभी अलग अलग टाइप के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, जैसे कुछ लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ऐसा बड़ा सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो बड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्राइस भी ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे एजेंट को कमीशन पे करना है, होलसेलर को कमीशन देना है, रिटेलर को कमीशन देना है, तो ये सारा कमीशन भी क्या किया जाता है, प्राइस में ऐड किया जाता है, तो प्राइस बढ़ जाएगा। पर अगर सपोज स्मॉल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सपोज मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में सिर्फ रिटेलर है, या मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में सिर्फ होलसेलर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कम कमीशन पे करना पड़ेगा, तो प्राइस भी कम हो जाएगा। या आजकल मार्केटर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली गुड्स को कंज्यूमर्स को बेचते हैं, जैसे एमवे है या टपरवेयर है, ये कंपनीज क्या करते हैं, डायरेक्टली गुड्स कंज्यूमर्स को बेचते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी प्राइस जो होगी वो कम होगी।
तो इस हिसाब से डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जा रहा है या इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जा रहा है, उसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। या फिर लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जा रहा है या शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जा रहा है, उसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। नाउ गवर्नमेंट जो होते हैं वो कुछ प्राइजेस को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, केरोसिन हो गया, ग्रोसरी हो गया। इसका मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस जो होता है वो गवर्नमेंट फिक्स करते हैं। तो बेसिकली आपने केरोसिन के केस में देखा होगा कि केरोसिन का जो प्राइस होता है वो गवर्नमेंट फिक्स करते हैं और उतने ही प्राइस में उनको बेचा जाता है। या इवन आप लोग गेहूं चावल वगैरह जो होता है या शुगर वगैरह होता है या कुछ दाल जो होती है वो रेशनिंग शॉप के ऊपर कस्टमर्स को मिलते हैं, तो उनका प्राइस जो होता है वो गवर्नमेंट फिक्स करते हैं कि कितने प्राइस में वो गुड्स को बेचना है। सो वो जो राशनिंग शॉप वाले होंगे उनको फिर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। वो उससे ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करेंगे। जैसे कि सपोज केरोसिन जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि 10 रुपीज प्राइस में बेचना है, तो वो जो राशनिंग शॉप वाले हैं उसको 10 रुपए में ही बेचेंगे। तो इस तरीके से कुछ गुड्स जो होते हैं उसका प्राइस जो होता है गवर्नमेंट फिक्स करते हैं और उसी प्राइस में वो गुड्स को वहां पे बेचा जाता है। सो बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट वो प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो गुड्स का प्राइस जो होता है वो कम होता है। पर वही अगर सपोज ये शुगर या ग्रोसरी जो होता है वो दूसरे कहीं से परचेस करेंगे, जैसे सुपरमार्केट से परचेस करेंगे, तो उसका प्राइस जो होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स जो है उसके प्राइसेस जो होते हैं वो फिक्स किए रहते हैं और उस प्राइसेस पे ही वो जो रेशन शॉप वाले होते हैं या पर्टिकुलर शॉपकीपर्स होते हैं उनको वो गुड्स बेचने पड़ते हैं। इसके लिए वो गुड्स की प्राइस जो होती है वो कम होती है। एंड द लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर इज सोशल कंसिडरेशन। नाउ सोशल कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि आजकल जो कंपनीज है सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को फॉलो करती है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस सोशल इंटरेस्ट। जहां पे मार्केटर प्रॉफिट भी कमाते हैं, कस्टमर को भी सेटिस्फाई रखते हैं, प्लस वो सोसाइटल इंटरेस्ट भी देखते हैं, मतलब सोसाइटी को डोनेशंस भी देते हैं। सो जब भी मार्केटर प्राइस डिसाइड करते हैं तो उनको सोशल इंटरेस्ट जो उसको भी कंसिडर करना पड़ता है और उसके हिसाब से उनको प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। अगर सपोज कोई मार्केटर जो है वो सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, कम प्राइस चार्ज करेंगे, बिकॉज वो सोसाइटी को कंसिडर कर रहे हैं। पर अगर कोई मार्केटर जो है वो सोशल इंटरेस्ट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो दे विल चार्ज मोर प्राइस। तो इस हिसाब से सोशल कंसिडरेशन के ऊपर भी प्राइस जो होता है वो डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग हम लोग ने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे जो प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है जब भी कोई भी मार्केटर अपने गुड्स या सर्विसेज की प्राइस फिक्स करते हैं। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।